अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 1 लेके आई हूँ। और ये पार्ट 1 जो है क्लास 11th की जो हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की बुक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की हिस्ट्री की बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 मैंने स्टार्ट करा है। चैप्टर नंबर 6 उसका नाम है 3 वर्ग। ये चैप्टर का टाइटल है, हेडिंग है चैप्टर की 3 वर्ग। तो चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ये पार्ट 1 है। 4 पार्ट में कवर होगा चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, एग्जाम में काफ़ी आता है इस चैप्टर से, ध्यान से सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सबसे पहले हमें ये जानना है कि 3 वर्ग होता क्या है। तो सबसे पहले 3 वर्ग में 3 आते हैं, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग दूसरा होता है, और तीसरे वर्ग को कहते हैं कृषक, जिसमें कि किसान वगैरह आते हैं। तो पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग, अभी इतना याद रखिए और इसको हम डिटेल में जानेंगे अच्छे से। पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, जिसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद, जिसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो सामंतवाद है, सामंत का क्या अर्थ होता है? सामंत का अर्थ होता है लॉर्ड, मालिक। तो सामंत का अर्थ हो गया लॉर्ड कहते हैं और मालिक कह सकते हैं। तो ये सामंत का मीनिंग होता है लॉर्ड। और जो ये सामंतवाद शब्द है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन दे रखी है फ्यूडलिज्म की, इसको इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद शब्द का जो प्रयोग है वो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नीचे देखते हैं जो ये फ्यूड है। फ्यूड का क्या अर्थ होता है? सामंत का हमने अर्थ पढ़ा कि लॉर्ड, मालिक, मालिक कहते हैं सामंत को। फ्यूड का क्या अर्थ होता है? फ्यूड का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा। फ्यूड का क्या अर्थ है? ज़मीन का टुकड़ा। ये और ये जर्मन भाषा का शब्द है फ्यूड। फ्यूड जो है जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है ज़मीन का टुकड़ा। आर्थिक संदर्भ से देखा जाए तो सामंतवाद कृषि उत्पादन को इंगित करता है, कृषि उत्पादन को इशारा करता है आर्थिक संदर्भ से सामंतवाद शब्द। सामंत कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सामंत का अर्थ होता है लॉर्ड, एंड जो कृषक, यहाँ पर वर्ड आया कृषक। कृषक कहते हैं किसानों को, कि संघर्ष पर आधारित होता है ये कृषक पर, कृषि पर, किसानों पर आधारित होता है, उनके संदर्भ पर। किसान अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते हैं। जो किसान होते हैं वो अपने खेतों के साथ साथ जो उनके मालिक होते हैं उनके खेतों पर भी ये काम करते हैं। लॉर्ड का कृषकों पर न्याय अधिकार, जो लॉर्ड है उसका अपने कृषकों पर न्याय अधिकार भी है, मतलब वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। जो मालिक हैं अपने किसानों से कुछ भी कार्य करवा सकते हैं, उनको सज़ा भी दे सकते हैं। तो उनका न्याय अधिकार है अपने जो किसान हैं उन पर। इसी कारण सामंतवाद केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार रखता है। और यही कारण है कि सामंतवाद सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अपना अधिकार रखता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य की प्रथा, फ्रांस के राजा शॉलमैन, फ्रांस का जो राजा है शॉलमैन, इसकी जो जड़ें हैं रोमन साम्राज्य की प्रथा पर और फ्रांस के राजा शॉलमैन पर भी निर्भर हैं। किसकी? सामंतवाद। अब ये सामंतवाद जो है यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी में शुरू हुआ है। मतलब ये जो यूरोप है उसके अनेक भागों में 11वीं सदी में शुरू हो गया था ये सामंतवाद। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है फ्रांस और इंग्लैंड। अब ये टॉपिक आता है फ्रांस और इंग्लैंड। गॉल क्या होता है ये समझते हैं। गॉल है क्या? रोमन साम्राज्य का, जो रोमन साम्राज्य उसका एक प्रांत था, ये उसका एक प्रांत था जिसको गॉल कहा गया। कृषि के लिए एक बढ़िया जगह है ये, कृषि बहुत अच्छी उत्पादन करती है गॉल पर। जर्मनी की जो जाति है, जर्मनी की एक जनजाति फ्रैंक ने गॉल को अपना नाम दे दिया और इसे फ्रांस कहा गया। जो गॉल है उसने, जर्मनी ने एक अपनी जनजाति उनकी थी फ्रैंक। क्या था उसका नाम? फ्रैंक था। गॉल ने अपना उसको नाम दे दिया तो उसे इसी कारण फ्रांस कहा जाने लगा। तो अब इसका नाम, गॉल का नाम फ्रांस हो गया, पहले ये गॉल कहलाता था।
इंग्लैंड या स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस ने प्रांत नॉर्मंडी के राजा द्वारा जीत लिया गया। जो इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है उसके द्वीपों में 11वीं सदी में क्या हुआ था कि जो फ्रांस के प्रांत थे, नॉर्मंडी के जो राजा थे ना, उसने जीत लिया गया था इन नगर को, इस शहरों को, इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक 3 वर्ग, जो कि चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। अभी मैंने आपको बताया था कि पादरी वर्ग पहला होता है, फिर पहला पादरी होता है, फिर अभिजात वर्ग दूसरा होता है और कृषक वर्ग तीसरा होता है। पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। पादरी कहलाता है प्रथम वर्ग, अभिजात कहलाता है द्वितीय वर्ग, कृषक कहलाता है जो कि किसान वगैरह का होता है, वो कहलाता है तृतीय वर्ग। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास रखते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के आधार पर 3 वर्गों में से किसी न किसी का सदस्य होता है। तो जो फ्रांसीसी पादरी थे वो इस बात पर विश्वास रखते थे, वो ये कहते थे कि हर व्यक्ति इन तीनों में से किसी न किसी एक वर्ग का होता है और उसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, उसको अपने काम के आधार पर, कार्य के आधार पर देखा जाता है और वो किसी न किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने अभी आपको बताया कि पहला वर्ग होता है पादरी वर्ग, जो कि सबसे ज़्यादा उसको अपने आप को, जो पादरी वर्ग में होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने आप को ये मानते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, काम को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो पादरी वर्ग सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज़्यादा जो सेकंड नंबर में है ना, अभिजात वर्ग, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है वास्तव में। और वो महत्वपूर्ण भूमिका क्यों रखता है ये भी देख लेते हैं। ऐसा इसलिए था, ये इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है क्योंकि अभिजात वर्ग का भूमि पर नियंत्रण था। ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। जो ऐसा इसलिए था, क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, कि अभिजात वर्ग जो है वो है तो दूसरा, लेकिन उसका सबसे पहले मतलब इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है, उसको इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों दी गई? क्योंकि उसका अभिजात वर्ग का जो है भूमि पर नियंत्रण होता है। ज़मीन पर जिसका नियंत्रण होता है वो है अभिजात वर्ग, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, पादरी वर्ग से भी ज़्यादा। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते हैं। जो बड़े भूस्वामी होते हैं, भूस्वामी कहते हैं जैसे जिनका ज़मीन पर, बड़ी ज़मीन पर नियंत्रण होता है, बड़ी बहुत अधिक मात्रा में इनके पास ज़मीन होती है। तो जो बड़े भूस्वामी हैं और अभिजात वर्ग को आप अमीर वर्ग भी कह सकते हैं। अभिजात का मतलब अमीर भी होता है। तो बड़े भूस्वामी और या फिर अमीर वर्ग, अभिजात वर्ग के जो लोग हैं वो राजा के अधीन होते थे। मतलब राजा तो है ही सबसे ऊपर, राजा से ऐसा नहीं है कि ये राजा की बराबर नहीं है, राजा से ज़्यादा है। जो राजा है, शासक है, उसके तो ये नीचे ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात? कि राजा जो है उसके तो ये हमेशा नीचे ही रहेंगे, राजा से ऊंचे नहीं हो सकते ये। अब देखते हैं ये वाला नेक्स्ट पॉइंट। राजा के ये दोनों अधीन रहते थे, अभिजात वर्ग वाले। कृषक भूस्वामी के अधीन। अब देखिए यहाँ पर ये आ गई बात कि जो राजा के अधीन है वो है अभिजात वर्ग, और जो अभिजात वर्ग के भी अधीन है, अभिजात वर्ग से जो छोटे हैं, वो सबसे छोटे जो आते हैं वो कृषक हो जाते हैं, किसान, जो कि भूस्वामी और अभिजात वर्ग से अधीन रहते हैं। भूस्वामी और अभिजात वर्ग एक ही बात है, उसके भी अधीन होते हैं किसान। अभिजात वर्ग का अपनी संप्रदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण होता है। जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उनका जो है अपनी संपत्ति पर, अपनी चीज़ पर पूरा स्थायी तौर पर नियंत्रण हो सकता है। वो उसका कुछ भी कर सकते हैं, उस पर किसी और का नियंत्रण नहीं, सिर्फ इनका ही नियंत्रण होता है। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो अपनी सैन्य क्षमता जो है बढ़ा सकते हैं। अब ये बात आ रही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि अभिजात वर्ग का पादरी वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि इनका भूमि पर नियंत्रण होता है, और जो ये होते हैं अभिजात वर्ग, इनका संप्रदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण होता है, और ये सैन्य क्षमता भी बढ़ा सकते हैं अपनी, और ये स्वयं के न्यायालय लगा सकते हैं। मतलब ये जो है खुद के अपने कोर्ट भी बनवा सकते हैं और ये
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो है अपनी मुद्रा भी चला सकते हैं, अपनी मुद्रा भी स्टार्ट कर सकते हैं ये लोग। कौन? अभिजात वर्ग के। इसलिए इनकी ज़्यादातर इनकी इम्पोर्टेंट भूमिका इम्पोर्टेंट रोल है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, अभिजात वर्ग की एक ख़ास बात ये भी थी कि वह अपनी भूमि पर बसे व्यक्तियों के मालिक थे। जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनकी एक ये भी खास बात है कि जो अपनी भूमि पर बसे लोग हैं उनके व्यक्तियों के ये मालिक थे। मतलब जैसे कि इनके अभिजात वर्ग है, इनके यहाँ पर भूमि है, ये सब इनके हैं, और जितने भी इस पर लोग रहते हैं उस सब का नियंत्रण जो है, उन सब के जो लॉर्ड मालिक था वो अभिजात वर्ग का ही बंदा कोई होगा। अभिजात वर्ग के ही लोग इनके मालिक भी होते थे, क्योंकि वो अमीर होते थे इसलिए मालिक होते थे। ये बड़े बड़े खेतों के स्वामी होते थे, इनके पास बहुत बड़े बड़े खेत होते थे और इसलिए ये उसके मालिक भी होते थे, स्वामी थे। इनका घर मैनर कहलाता था। जो इनका घर था उसको मैनर कहा था। मतलब इनके घर को, जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उनके घर को मैनर कहा जाता था, घर नहीं कहा जाता था। उसके घर को मैनर का नाम दिया जाता था कि इनका ये मैनर है। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी। जो उनकी पर्सनल खुद की भूमि होती थी, अभिजात वर्ग के लोगों की जो खुद की भूमि होती थी वो कृषकों द्वारा, मतलब किसान द्वारा जोती जाती थी, किसान से जुतवाते थे। अब ये इतने अमीर हैं, इनके पास इतनी संपत्ति, इतनी भूमि है, इतने सारी चीज़ें हैं, तो ये अमीर होके खुद तो कि खेत में काम करेंगे नहीं, खुद तो अपनी भूमि जोतेंगे नहीं, तो ये किसानों से अपनी भूमि जोतवाते थे। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था। जब ज़रूरत पड़ती थी लड़ाई के समय, युद्ध के दौरान, तो ये क्या करते थे, पैदल सैनिकों के रूप में कार्य भी करना पड़ता था इनको। मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं अभी आप आगे टॉपिक पढ़ेंगे, नाइट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी इतना ध्यान में रखिए कि ज़रूरत पड़ने पर ये एक टेम्पररी जो सैनिक है उसके रूप में भी काम करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी आपने पढ़ा कि ये जो है मैनर किसे कहा जाता है, मैनर की जागीर। अब हमारा टॉपिक आता है मैनर। अभी हमने पढ़ा कि जो अभिजात वर्ग के, अमीर वर्ग के जो सदस्य थे उनके घर को घर नहीं कहा जाता था, मैनर कहा जाता था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता था इसलिए। और मैनर की जागीर, ये जागीर क्या होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये एक जगह है, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, ये अभिजात, ये एक मैनर है। ये मान लीजिए कोई अभिजात वर्ग है, उसका जो है ये मैनर है। अब ये जो मैनर है यहाँ पर इतनी सी जगह में तो इसका घर आ गया। अब ये जो बाकी सारी जो एरिया बचा हुआ है, यहाँ पर कोई किसान रहता है, कोई मज़दूर, मतलब और लोग रहते हैं यहाँ पर, तो ये जागीर कहलाएंगी। मैनर की जागीर इसे कोई कहा जाता है। तो अब यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। लॉर्ड का अपना मैनर भवन होता था। जो लॉर्ड का अपना मैनर था उसको भवन होता था, मतलब भवन भी कहते थे क्योंकि काफ़ी बड़ा होता था। वो गाँवों पर नियंत्रण रखता था। वो जो था मैनर जो था, भवन जो था, लॉर्ड अपने गाँव पर नियंत्रण भी रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गाँव के मालिक होते थे, कुछ लॉर्ड तो एक गाँव के मालिक होते थे, कुछ लॉर्ड ऐसे होते थे जिनके बहुत ज़्यादा गाँव पर नियंत्रण होता था। जागीरों में वन भी होते थे, जो मैंने जैसे अभी आपको बताया, यहाँ पर जागीर जो होते थे वो जगह, एक्स्ट्रा जो जगह थी जागीरों में, अलग पेड़ भी होते थे, वन भी होते थे। यहाँ लॉर्ड शिकार भी करते थे क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह होती थी। यहाँ पर जो लॉर्ड होते हैं, जो बड़े बड़े मालिक होते हैं, उनके अपने नए शौक़ भी होते हैं शिकार करने के, तो इसलिए वो अपने यहाँ पर शिकार भी करते थे। उनका अलग ही शौक़ था शिकार करने का, तो इसलिए वो शिकार करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उनके लिखा है ये, उनके यहाँ चारागाह होते थे जहाँ पशु घोड़े चरते थे, चर्च भी होते थे। अच्छा, उनके यहाँ चारागाह भी होते थे। किस चारागाह में क्या होता था, पशु वगैरह, घोड़े वगैरह ये सब चरे जाते थे। और यहाँ पर चर्च भी होते थे। कहाँ पर? लॉर्ड के जागीर में चर्च भी होते थे। सुरक्षा के लिए दुर्ग होते थे, सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा दुर्ग होते थे। दुर्ग मतलब क्या हुआ, जिससे वो दूर तक का देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ऊंचे ऊंचे दुर्ग होते हैं, चढ़ के जिस पर देख सकते हैं, एक तरह की मीनार कह सकते हैं आप। मतलब सेफ्टी के लिए होता है वो, सेफ्टी के लिए ऊंचे साइडों में जैसे सेफ्टी के लिए दुर्ग होते थे।
13वीं सदी के कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया गया। 13वीं सदी के जो कुछ दुर्ग थे उनको बड़ा बनाया गया था, जिससे वो नाइट के परिवार का निवास स्थल बन सके, जिससे वो जो नाइट के परिवार है उसका निवास स्थल बन सके, इसलिए दुर्गों को ऊंचा बनवा दिया 13वीं सदी में। अब हमारा टॉपिक आता है नाइट। ये नाइट क्या होते हैं इसको ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध होते रहते थे। जो 9वीं सदी थी उसमें यूरोप में 9वीं सदी में स्थानीय जो लड़ाइयाँ वगैरह थी वो होती रहती थी। शौकिया कृषक सैनिक काफ़ी नहीं थे। जो शौकिया कृषक सैनिक थे वो काफ़ी नहीं थे, मतलब कि जो अच्छे वाले सैनिक थे ना वो बहुत सारे नहीं थे, काफ़ी नहीं थे। किसान जो थे वो ढंग से नहीं कर पाते थे युद्ध के लिए कुशल अवसेना की आवश्यकता थी। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो किसान थे टेम्पररी मिल जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन सैनिकों की आवश्यकता होती थी ताकि वो कुशल अच्छे से युद्ध करें और जीत के आएँ। इससे एक नया वर्ग बना और इससे क्या बन गया, एक नया वर्ग बना लिया गया जिसे नाइट कहा गया। अब इसको नाइट का नाम दे दिया क्योंकि कुशल सैनिकों की ज़रूरत थी जो कि अच्छे युद्ध में अच्छे पोस्ट कर सकें, अच्छा अपना नाम ला सकें, इसलिए एक नया वर्ग बना जिसका नाम नाइट। अब आते हैं इस पॉइंट की ओर। लॉर्ड नाइट को भूमि का एक टुकड़ा देते थे। जो लॉर्ड होते थे वो नाइट को भूमि का एक टुकड़ा देते थे और जिसे फीफ कहा गया। फीफ भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। फीफ क्या होता है, जो लॉर्ड होते हैं, मालिक जो होते हैं, वो नाइट को जब नाइट काम करते थे तो उनको वो अपनी भूमि का एक टुकड़ा भी दे दिया करते थे रहने के लिए, और उनकी रक्षा का वचन भी लेते थे। लॉर्ड क्या करते थे, उनकी रक्षा की तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम वचन लेते हैं, तो लॉर्ड को वचन भी लेते थे। फीफ को समझते हैं। फीफ होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया, जिसे भूमि का टुकड़ा दे दिया करते थे, जिसे फीफ कहा गया। उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। जो फीफ था उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, मतलब उसको भूमि का टुकड़ा दे दिया लॉर्ड ने नाइट को, जिसे फीफ कहा गया। अब वो वहाँ पर किसी और को भी अपने उत्तराधिकार को भी दे सकते हैं अपने बाद, मतलब अपने बेटों को भी वो दे सकते थे। ये जो फीफ थी ये 1000 से 2000 एकड़ बहुत बड़ी मात्रा में, उसमें से भी ज़्यादा, मतलब 2000 एकड़ से भी ज़्यादा हो जाती थी कभी कभी। तो ये फीफ बहुत ज़्यादा भूमि थी ये। इसमें नाइट की पंचंकी भी होती थी, नाइट के चर्च भी होते थे और रहने का घर भी इसमें होता था। तो बहुत ही काफ़ी बड़ी भूमि थी। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब नीचे पॉइंट में दे रखा है, अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट रोज़ाना बाड़ बनाना, घेराबंदी, रण कौशल को अभ्यास करते थे, मतलब प्रैक्टिस वगैरह, रण कौशल होता है प्रैक्टिस वगैरह करते थे, घेराबंदी सेफ्टी के लिए, और बाण वगैरह डैम्स वगैरह बनाते थे, ये सब अपनी सेफ्टी के लिए करते थे। नाइट अपनी सेवा अन्य लॉर्ड को भी दे सकते थे। जो नाइट थे वो अपनी जो सेवा है वो किसी और लॉर्ड को भी दे सकते थे ये, लेकिन अब सर्वप्रथम नाइट अपने लॉर्ड के प्रति निष्ठा रखते थे। जो उनके लॉर्ड होते थे, जो अब उसको फीफ दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, वो इसलिए वो उसके प्रति ज़्यादा भावना रखता था और निष्ठा रखते थे नाइट अपने लॉर्ड के प्रति। लेकिन वो अगर चाहते तो वो अपने किसी और लॉर्ड को भी दे सकते थे। अब बात करते हैं जो प्रथम वर्ग है। प्रथम वर्ग मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जो प्रथम वर्ग है उसको पादरी वर्ग भी कहा जाता है, पादरी वर्ग भी कहलाता है प्रथम वर्ग। तो कुछ प्रथम वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा ने कैथोलिक चर्च को भूमि दे रखी थी। राजा ने किसको दे रखी थी भूमि? कैथोलिक चर्च को। कैथोलिक चर्च भूमि से टैक्स की जो है आवागाही थी, मतलब कैथोलिक जो चर्च था वो जो भूमि से जो कर आता था, टैक्स आता था, वो लेता था। ये एक शक्तिशाली संस्था थी। जो कैथोलिक चर्च था ये एक बहुत शक्तिशाली संस्था थी और ये राजा पर निर्भर नहीं थी। ये जो है किसी राजा पर निर्भर नहीं थी कैथोलिक चर्च। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष थे पॉप, रोम में रहते थे। जो पश्चिमी चर्च के एक अध्यक्ष थे पॉप, जिसको पॉप कहा जाता है, ये रोम में रहते थे। और यूरोप में जो क्रिश्चियन वाला ग्रुप था, ईसाई जो समुदाय था, उसके मार्गदर्शन
पादरी करते थे। जो यूरोप में क्रिश्चियन का समुदाय था उसका मार्गदर्शन कौन करते थे? जो पादरी होते थे वही करते थे, प्रथम वर्ग वाले, विपक्ष कहते हैं जिसको। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, अधिकतर गांव में चर्च होते थे। ज़्यादातर गांव में क्या होता था? चर्च होते थे, जहाँ पादरी का धर्म उपदेश सुनने के लिए लोग हर संडे को जाते थे। ज़्यादातर गांव में ये होता था कि हर संडे को लोग जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि कहाँ जाते थे? चर्च जाते थे हर संडे को लोग अधिकतर गांव में। क्यों जाते थे वो? क्योंकि पादरी का धर्म उपदेश सुनने के लिए जाते थे वो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। बस ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट पेज है, हमारे कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, ये और कर लेते हैं, फिर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगा। और आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। बहुत ही ईजी नोट्स हैं ये, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पॉइंट आया है, पादरी हर व्यक्ति नहीं बन सकता। जो पादरी हैं, हम अभी पादरी वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पादरी है वो हर व्यक्ति आसानी से नहीं बन सकता। उसके भी कुछ उद्देश्य थे पादरी बनने के। अगर कोई बंदा चाहे कि पादरी बन जाए, हर कोई नहीं बन सकता था, क्योंकि वो भी पहला वर्ग था। तो उसके क्या उद्देश्य थे? जो कृषिदास होगा वो नहीं बन सकता पादरी, बिल्कुल कृषिदास पादरी नहीं बन सकता था। शारीरिक रूप से जो बाधिक है, जिसको जो फिज़िकल हैंडीकैप है या मेंटली जो सही नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है, वो नहीं बन सकता था। जो पादरी बने, और एक ये रूल था, जो पादरी बनेगा वो कभी शादी नहीं करेगा। तो ये सब रूल जो फॉलो करेगा सिर्फ वही पादरी बन सकता है। उसको वचन देना पड़ता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, पादरी वही बन सकता था। फिर विषभ अभिजात माने जाते, वो जो विषभ थे वो अभिजात माने जाते थे, अमीर वर्ग में माने जाते थे। इनके पास जागीरें और महल थे। विषभ के पास क्या होता था? ये अभिजात अमीर वर्ग में माने जाते थे, और इनके पास जागीरें भी थी और अपने महल भी थे। अब नीचे पॉइंट आता है, कृषक जो किसानों की फसल थी उसका 1 वर्ष के अंतराल में फसल का 10वां भाग चर्च को लेने का अधिकार था। इसे टीथ कहते थे। अब ये पॉइंट है टीथ, एक टॉपिक है टीथ। इसके डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। टीथ होता क्या है? जो किसान है वो अपनी फसल का, हर साल किसान क्या करते थे? अपनी फसल का 10वां भाग चर्च को लेने का अधिकार था, चर्च ले लिया करता था। तो उसी को ये टीथ कहा गया है यहाँ पर, कि किसानों की जो फसल है उसका हर साल जो है जो 10वां भाग है फसल का, उसको चर्च को लेने का अधिकार था। उसी को ये टीथ कहा गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो पार्ट 1 यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आपको अगर ज़्यादातर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम, बेल आइकन प्रेस कर दें। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।